मणिपुर दौरे के चौथे दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। शाह ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित किया जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। अमित शाह ने ये भी कहा कि मणिपुर हिंसा में जितने भी केस दर्ज किए गए हैं उनमें से 6 केस की जांच सीबीआई करेगी। 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरेसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा। अमित शाह पिछले 3 दिन से मणिपुर के अलग अलग इलाकों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने राहत कैंपों का भी दौरा। तो अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाली को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 10-10 लाख का मुआवजा देंगी। वहीं अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था की बहाली को लेकर तमाम बड़े ऐलान किए। शाह ने कहा कि पिछले 1 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है। जिन लोगों ने हिंसा में अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही जिनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ है उन्हें भी आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। परिजनों के लिए 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अमित शाह ने लोगों से अपील किया है कि जिन लोगों के पास हथियार है वो सरेंडर कर दें। शाह ने चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो शुक्रवार से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी और जिनके पास हथियार मिलेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पास हथियार है उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र को लेकर एक जंग चल रही है। सरकारी संस्थाओं पर कुछ संगठन कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर एक जंग चल रही है। कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना ही नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition. And those institutions, by the capture, certainly want playing the role that they're supposed to play. राहुल ने कहा कि हमारे देश में संस्थाएं पूरी तरह से किसी और के हाथ में हैं और वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। फिर हमने फैसला किया कि हम देश भर में निकलेंगे। इसी सोच के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान सांसदी जाने का दुख भी यहाँ छलक आया। राहुल ने कहा कि सोचा भी नहीं था कि बोलने पर सांसदी चली जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेशों में जाकर के राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि राहुल का लक्ष्य सिर्फ देश को बदनाम करना है। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी बयान तो अमेरिका में दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान से घमासान देश में मचा हुआ है।
बीजेपी ने कहा है कि देश पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी भारत के विकास के खिलाफ हैं। वो नफरत का बाजार फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, विदेश में जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। जाहिर है तो भारत और नेपाल की नई दोस्ती चल रही है और इसी बीच भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री एक साझा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon the Honorable Prime Minister of Nepal to make his remarks. Sir. योर एक्सीलेंसी श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने आज सुबह राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। 2022 में फिर से पीएम बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। पुष्प कमल दहल ने पीएम मोदी से आज मुलाकात की है और आज ही शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कमल दहल पहली बार भारत के दौरे पर हैं। भारत आने के बाद बुधवार को पीएम प्रचंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की और आज नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल सुबह राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पुष्प कमल दहल ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने यूपी के पहले लैंड पोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम पुष्प कमल दहल 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। पुष्प कमल दहल इससे पहले 2 बार भारत दौरे पर आ चुके हैं। वो 2016 में और 2008 में नेपाली प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का दौरा कर चुके हैं। जिस तरह से चीन चालबाजी कर रहा है, उस लिहाज से पुष्प कमल दहल का ये दौरा दोनों देशों के लिए कई मामलों में बेहद खास है।
और अब बात कर लेते हैं साक्षी मर्डर केस की। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल को कोर्ट में 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो वहीं साक्षी के पिता ने साहिल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। साक्षी हत्याकांड में साक्षी के पिता ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। साक्षी के पिता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि पिछले 1 साल से साक्षी और साहिल दोस्त थे और अक्सर साक्षी घर वालों के सामने साहिल का जिक्र करती थी, लेकिन जब परिवार वाले उसे समझाते तो वो परिवार से नाराज होकर अपनी दोस्त नीतू के घर चली जाती थी। साक्षी पिछले 10 साल से नीतू के साथ रह रही थी और साक्षी की दोस्त नीतू ने ही परिवार वालों को ये जानकारी दी थी कि साहिल ने चाकू और पत्थरों से साक्षी की हत्या कर दी है। साक्षी के पिता ने कहा कि जब तक वो मौके पर पहुंचे तब तक उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। परिजनों की मांग है कि आरोपी साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बताया जा रहा है कि आरोपी साहिल जांच के दौरान पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है और बार बार अपने बयान बदल रहा है। पुलिस आरोपी के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस कोर्ट से आज साहिल की रिमांड मांग सकती है ताकि उससे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया जा सके। वहीं साक्षी की मां ने कहा है कि साहिल को वो पहले से नहीं जानती थी। लोगों ने जब बताया तब उन्हें वारदात का पता चला। जी न्यूज से खास बातचीत में साक्षी की मां ने कहा कि अगर लोग मदद करते तो शायद साक्षी बच जाती। ये वही घर है जहां साक्षी के माता पिता जो है वो रहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी साक्षी की माता जी हैं। हम सीधा चलकर उनसे कुछ सवाल करेंगे। मैम, क्या आपको साहिल के बारे में पता था? नहीं जी, नहीं पता था। ऐसे बहुत सारे वीडियो चैट्स वगैरह सब सामने आ रहे हैं जिसमें साक्षी ने इस बात को बताया था कि आप लोगों को पता चल गया है, जिसकी वजह से आप लोगों ने जो है उसको घर वगैरह में भी बंद किया है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। तो वो वीडियो और चैट के बारे में क्या कहना है? वो मतलब वो अपनी खुद बनाती थी, जो पता नहीं क्या कहते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो ऐसे बना के शेयर करती थी। ये जो पूरी घटना घटी, जिस तरीके से साक्षी के साथ जो है निर्मम तरीके का मतलब उसकी हत्या कर दी गई, क्या कैसे पता चला? पूरे बातों को एक बार आप बताइए हमें। सिर्फ मैं शाम को एक लड़की आई, चलो साक्षी को किसी ने मार दिया। मैंने कहा ऐसा कौन मार देगा उसको, कोई दुश्मनी किसी से क्यों मार देगा। मैं बल्कि तो काम करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए कि तुम चलो वहाँ। मैं बोली क्यों वहाँ जाऊँ? वहाँ देखी तो कांड हुआ था, मुझे जब ले गया जाएगा। बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। साक्षी का नाम तो, क्योंकि साक्षी तो उसमें इन्वॉल्व थी, साहिल का नाम सामने आ रहा है, झबरू का नाम सामने आ रहा है। क्या आप इन लोगों को जानती थी? नहीं जी, नहीं जानती। नहीं। क्या साक्षी के पास अपना फोन था? नहीं जी, नहीं। बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने इसका ऐलान किया। सीएम के ऐलान के बाद से ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सरकार के इस फैसले पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सदन से अहिल्या बाई का पुतला हटाया गया, जिसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने एक जिले का नाम बदल दिया। राउत ने कहा कि अहिल्या बाई एक महान प्रशासक रही हैं। उन्होंने तलवार चलाई है, उनके नाम पर विरोध नहीं है। हर जगह के नाम बदलने के पीछे राजनीतिक मंशा होती है, यहाँ भी कुछ होगा। हर नाम के पीछे, नामांकन के पीछे सियासी मतलब सबका होता है। महाराष्ट्र सरकार इस वक्त तेजी से नाम बदलने के मिशन पर है। बीते दिनों वर्सोवा सीलिंग का नाम वीर सावरकर सेतु कर दिया गया था। उसके बाद बुधवार को अहमदनगर का नाम भी बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया था। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक नाबालिग लड़की ने 12 साल के अपने भाई की गला दबा करके हत्या कर दी है। हत्या का कारण पूछने पर लड़की ने जो बातें बताई वो काफी चौंकाने वाली हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। 15 साल की नाबालिग लड़की ने अपने 12 साल के भाई की हत्या कर दी। हत्या की वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल नाबालिग को लगता था कि उसके माता पिता उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। लड़की के इस खुलासे को सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। बच्चे के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं और दोनों ड्यूटी पर गए हुए थे और शाम को जब दोनों घर आते हैं तो देखा उनके घर पर लोगों की भीड़ लगी है और बेटा बेसुध बेड पर पड़ा है। बेटे के गले पर निशान पड़े हैं, जिसके बाद दोनों ने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में लड़की ने बताया कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई से ज्यादा प्यार करते थे। उसे मोबाइल पर गेम भी नहीं खेलने देते थे, इसलिए उसने भाई का गला दबा दिया। फिलहाल पुलिस लड़की को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करने की तैयारी में है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली में इस साल मई का महीना बीते 36 सालों में अब तक का सबसे ठंडा महीना रहा।
दरअसल मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली में हल्की और तेज बारिश होने की संभावना जताई है, यानी कि मौसम के सुहाने बने रहने के आसार अभी दिल्ली में हैं। बेमौसम बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से राहत दिलाई है और दिल्ली में मौसम का मिजाज जो है वो सुहावना बना हुआ है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे कि वीकडे होने के बावजूद लोग यहां पर इंडिया गेट पर मौसम का लुत्फ लेने आए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि आगे आने वाले 2-3 दिन जो मौसम है वो इसी तरह से बना रहेगा। अगले कुछ घंटों में तेज बारिश भी हो सकती है, डस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में आप देखेंगे कि लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके चेहरे पे मौसम को लेकर बहुत खुशी है, कि लोग सेल्फीज ले रहे हैं। सुबह सुबह इंडिया गेट आए हैं, वीकडे है लेकिन फिर भी आज घूमने निकल गए। हाँ जी, मौसम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम के आ जाए इंडिया गेट, बिकॉज यहाँ पे तो अच्छा ही लगता है। मई, जून, जुलाई तक आप कहें तो काफ़ी गर्मी पड़ती है और ह्यूमिडिटी भी रहती है, लेकिन आज के वेदर की बात करें तो काफ़ी मौसम जो है वो सुहावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका कारण बताया गया है मौसम विभाग की ओर से, लेकिन इसके साथ ये भी अलर्ट किया गया है कि अगले 2-3 दिन तक इसी तरह की का मौसम जो है वो बना रहेगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में कुछ हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने बदमाशों के खिलाफ अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना सामने आई है। कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मूर्ति तोड़े जाने की वजह से गुस्साए ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर को सील कर लोगों को शांत कराया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। छानबीन की जा रही है, यहाँ गाँव वाले भी इसका सहयोग कर रहे हैं। इसमें अभी तक इस तरह कोई बात तो नहीं प्रकाश में आई है कि कौन लोग हैं, कैसे हैं, लेकिन फिर भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयास कर रही हैं। हम जो तकनीकी रूप से हम कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, और प्लस जो मैनुअल चीज़ें हो सकती है उस पर भी बातचीत चल रही है। गांव वाले भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और गांव वालों से भी सूचनाएं जो इनपुट मिल रहे हैं उनका भी हम लोग एनालिसिस करके इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सारे प्रयास यही है कि जल्दी जल्दी इसका खुलासा कर लिया जाए।